एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का अध्याय नंबर 17, जिसका नाम है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। उससे पिछली वाली क्लास में हमने जाना था सर्वोच्च न्यायालय, जिसको बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, तो इसको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो हम इससे संबंधित संपूर्ण नोट्स जानेंगे और बाद में जो भी उच्च न्यायालय से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं। तो उच्च न्यायालय जो होता है, उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। यानी कि जो उच्च न्यायालय होता है किसी भी स्टेट का एक क्या होता है, ये सर्वोच्च न्यायालय होता है। जैसा कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है यह संपूर्ण देश का, यानी कि ये संपूर्ण देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है। उसी प्रकार जो संपूर्ण राज्य है उस राज्य के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय माना जाएगा वह कौन माना जाएगा, तो वह माना जाएगा उच्च न्यायालय। यह राज्य स्तर पर न्यायपालिका का सबसे ऊंचा अंग है तथा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। यानी कि यह राज्य स्तर पर, यानी कि राज्यों के स्तर पर यह न्यायपालिका का सबसे बड़ा अंग है। यानी कि यह न्यायपालिका का सबसे बड़ा अंग होता है तथा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। यानी कि इससे संबंधित जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वह इन पर नियंत्रण रखता है। कौन रखता है? उच्च न्यायालय उन डिस्ट्रिक्ट कोर्टों पर नियंत्रण रखता है। तो न्यायपालिका का यह दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर मतलब कि उच्च न्यायालय। सबसे पहला जो चैप्टर था उसका नाम था सर्वोच्च न्यायालय, तो दूसरा जो है वो है उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय, मतलब भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय भाग 4 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों का वर्णन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 6 के, मतलब भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से लेकर 217 तक उच्च न्यायालयों का वर्णन किया गया है। संवैधानिक प्रावधान, तो इसका जो संवैधानिक प्रावधान दिया गया है उच्च न्यायालय का, वो दिया गया है 214 से लेकर 231 तक अनुच्छेद विषय। तो 214 अनुच्छेद में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होना आवश्यक है। इसके बाद 215 अनुच्छेद में कहा गया है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि सभी रिकॉर्ड जो होते हैं वो उच्च न्यायालय में होते हैं। अनुच्छेद 216 में क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय की संरचना, यानी कि उच्च न्यायालय की संरचना कैसे की जाएगी, वो अनुच्छेद 216 में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 217, तो अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाएगी और उनकी सेवा की शर्तें क्या क्या होगी, ये सब इन सब का वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 217 में। अनुच्छेद 219 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 219 में कहा गया है शपथ या प्रतिज्ञान। तो शपथ या प्रतिज्ञान दिया गया है 219 में। और 221 में दिया गया है वेतन एवं भत्ते, यानी कि उनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा और क्या क्या उनको भत्ते दिए जाएंगे। इसके अलावा 222 अनुच्छेद में न्यायाधीशों का स्थानांतरण कैसे किया जाएगा। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा न्यायाधीशों का। इसके अलावा अनुच्छेद 223, तो अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और मतलब एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होगा। और अनुच्छेद 224 में क्या है? तो अनुच्छेद 224 में है अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश, यानी कि अतिरिक्त न्यायाधीश होंगे और कार्यवाहक न्यायाधीश भी होंगे। अनुच्छेद 224 ए में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि जिन न्यायाधीशों का रिटायरमेंट हो जाएगा उनकी नियुक्ति कहाँ या किस क्षेत्र में की जाएगी।
अनुच्छेद 225 में अधिकारिता और अनुच्छेद 226 में रिट जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 227 में अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिकरण अधीक्षण और अनुच्छेद 228 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 228 में कहा गया कि मामलों का स्थानांतरण, अनुच्छेद 229 में कर्मचारी एवं व्यय, अनुच्छेद 230 में केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिकारिता का विस्तार और अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय। तो सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है वह है उच्च न्यायालय की संरचना, यानी कि उच्च न्यायालय की संरचना किस आधार पर की जाती है। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि एक होता है चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीश होते हैं। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकता के अनुसार निर्धारित की जाती है, यानी कि जितने भी न्यायाधीश होंगे इनकी संख्या राष्ट्रपति के द्वारा जिस आधार पर आवश्यकता पड़ती है उस आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है वो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति की जाती है। तो नियुक्ति के समय राष्ट्रपति निम्न से परामर्श करता है, यानी कि किन किन से परामर्श करता है राष्ट्रपति, तो सबसे पहले करता हुआ है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI से, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के CJI होते हैं सबसे पहले उनसे परामर्श करता है। उसके बाद संबंधित राज्य के राज्यपाल, यानी कि जो उस स्टेट के राज्यपाल होते हैं उनसे संपर्क करते हैं। उसके बाद संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करते हैं। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, यानी कि जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है तो उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या होती है, तो व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता है वह कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक भारत में न्यायिक पद पर कार्य किया हो, यानी कि कम से कम 10 वर्ष तक उसने कार्य किया हो, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या किसी उच्च न्यायालय एक या अधिक में लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, या तो वह एक में या इससे अधिक में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी कि वह वकील रहा हो। और इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वह है कार्यकाल। तो कार्यकाल क्या है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु जो होती है वो 62 वर्ष होती है, यानी कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु होती है वो होती है 62 वर्ष, यानी कि 62 वर्ष में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का ट्रांसफ़र वो क्या हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कितनी होती है, तो उसके लिए होती है 65 वर्ष। त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति द्वारा इसको किसको हटाया जा सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है, यानी कि हटाने की जो प्रक्रिया होती है वह उच्च न्यायालय मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो है न्यायाधीशों का स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ किनका, CJI का, मतलब कि चीफ जस्टिसों का स्थानांतरण कैसे किया जाता है। तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श करके किसी दूसरे स्टेट के मुख्य न्यायाधीश को मतलब किसी दूसरे स्टेट में पहुंचा सकते हैं। जैसे कि यूपी के मुख्य न्यायाधीश हैं तो उनको वो चाहे तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के उपाय, तो कार्यकाल की सुरक्षा होती है इसमें, और वेतन जो होती है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। सेवा शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन नहीं होता है। वो
हटाने की कठिन प्रक्रिया होती है। न्यायिक कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होता है, कि मतलब जब वह निर्णय के काम करता है, मतलब करते हैं, तो उनको कार्यपालिका का कोई भी दबाव नहीं होता है। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है वो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होता है वह भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो है मूल क्षेत्राधिकार, यानी कि ओरिजिनल जस्टिसन। कुछ मामलों में सीधे उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है, यानी कि कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिनमें मुकदमा सीधे उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चुनाव याचिका, राजस्व मामले, विवाह एवं कंपनी संबंधी मामले। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यह मामले केवल राज्य के होंगे। और इसके अलावा अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या क्या होती हैं? जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना है, यानी कि दीवानी मामले, फौजदारी मामले, राजस्व मामले, इन सभी ये सभी मामले होते हैं। जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है, यानी कि जो भी ये मामले करते हैं जिला के न्यायालय, उनके बारे में अपील सुन सकता है। कौन सुन सकता है? यदि किसी व्यक्ति ने अपील की है तो उसकी अपील कौन सुन सकता है? उच्च न्यायालय सुन सकता है। इसको मैं आपको इस प्रकार बताता हूँ। दीवानी मामले का मतलब जैसे होता है कि जैसे कि किसी भी व्यक्ति को जिला न्यायालय ने दीवानी मामले में मतलब कि वो दिवालिया घोषित कर दिया है, मतलब उसके पास ज़्यादा कर्ज हो गया है। अगर वह उच्च न्यायालय में जाता है तो उच्च न्यायालय याचिका के जरिए उसकी बात सुन सकता है और उसके अलावा जिला न्यायालय से इसके बारे में सबूत भी मांग सकता है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो रिट क्षेत्राधिकार। रिट क्षेत्राधिकार क्या होता है? तो अनुच्छेद 226 में, किसमें? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से भी व्यापक मानी जाती है। यह शक्ति जो होती है ये सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ी मानी जाती है। कौन सी शक्ति? रिट जारी करने की शक्ति जो होती है यह सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ी मानी जाती है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के साथ साथ यह कानूनी अधिकारों के संरक्षण हेतु भी रिट जारी कर सकता है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है यह केवल और केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय होता है वह कानूनी अधिकारों के लिए भी के संरक्षण के लिए भी रिट जारी कर सकता है। किसके लिए? कानूनी अधिकारों के लिए और मौलिक अधिकारों के लिए, दोनों के संरक्षण हेतु रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की क्या कर सकता है? जो राज्य का जो होता है उच्च न्यायालय, ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। किस मामले में? मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए और कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, वो उच्च न्यायालय कर सकता है। अगला जो मुख्य बिंदु है वो है अधीक्षण शक्ति। तो अधीक्षण शक्ति क्या होती है? अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिकरणों पर अधीक्षण रखता है। यानी कि जो उच्च न्यायालय होता है यह अपने क्षेत्र के सभी न्यायालयों, यानी कि जो भी सभी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हैं उन सभी पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है वो है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है उच्च न्यायालय संविधान विरोधी कानूनों एवं सरकारी आदेशों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसको हम आपको समझाते हैं। जैसे कि उच्च न्यायालय है तो संविधान विरोधी कानूनी एवं सरकारी आदेशों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। जैसे कि कोई भी मतलब कि संविधान संशोधन करना है या कुछ भी करना है, और अगर वह आदेश पारित होता है, जैसे कि राज्यसभा द्वारा पारित होता है, तो उसकी जांच की जाएगी। यानी कि उसकी जांच की जाएगी किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा उसकी जांच की जाएगी, और अगर वह गलत पाया गया तो उसको असंवैधानिक घोषित कर उसको रोक दिया जाएगा। किसके द्वारा रोक दिया जाएगा? उच्च न्यायालय के द्वारा रोक दिया जाएगा।
इसके अलावा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख न्यायालय। तो अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन सभी का साक्ष्य उच्च न्यायालय के पास होता है। वो किस लिए होता है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है, ये किसी भी वक्त उच्च न्यायालयों से इन सभी रिकॉर्ड को मांग सकता है। अगर कोई केस हो जाता है और कोई व्यक्ति अगर अपने मतलब कि जो भी निर्णय उच्च न्यायालय में हुआ है उससे संतुष्ट नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, याचिका दर्ज कर सकता है। फिर उसके मामले में जो उच्च न्यायालय होता है उसको जो भी रिकॉर्ड होते हैं वह सर्वोच्च न्यायालय को देने पड़ते हैं। इसके निर्णय प्रमाण के रूप में स्वीकार होते हैं, यानी कि इसके जो निर्णय होते हैं ये प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। न्यायालय की अवमानना के लिए दंड दे सकता है। अगर आप न्यायालय की बात नहीं मानते हैं, मतलब कि अगर न्यायालय सही है और आप उस बात को नहीं मानते हैं तो इसके मामले में आपको दंड भी दिया जा सकता है। इसके अलावा अगला जो मुख्य बिंदु है वो है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में अंतर, यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अंतर क्या होता है। तो आधार और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय स्तर और राज्य स्तर। तो सबसे पहले जो उच्च न्यायालय होता है यह आपका राज्य स्तर पर होता है, यानी कि यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, यानी कि यह जो होता है राज्य के विवादों के लिए होता है। और जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है ये संपूर्ण देश के लिए होता है, यानी कि ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक आपको उच्च न्यायालय का वर्णन मिलता है और सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन जो मिलता है वो मिलता है 124 से लेकर 147 तक। और सेवानिवृत्त आयु जो होती है किसकी होती है? सेवानिवृत्त आयु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त आयु होती है वो 62 वर्ष होती है और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त आयु होती है वह 65 वर्ष होती है। रिट शक्ति जो होती है वो मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों के मामले में जो उच्च न्यायालय होता है वह क्या कर सकता है? वह रिट जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय होता है केवल और केवल मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, तो वह केवल और केवल मौलिक अधिकारों के मामले में रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो हमारा उच्च न्यायालय होता है ये मौलिक एवं कानूनी अधिकार दोनों के मामले में रिट जारी कर सकता है। इसलिए रिट के मामले में जो शक्ति ज़्यादा होती है यह होती है उच्च न्यायालय के पास ज़्यादा होती है। क्षेत्राधिकार। तो जो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है राज्य और क्षेत्र, यानी कि राज्य और क्षेत्र में इनका अधिकार होता है। और जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है इसका अधिकार होता है संपूर्ण भारत में, यानी कि संपूर्ण भारत में किसका अधिकार होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार होता है। अगला जो मुख्य बिंदु है वो परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है तो उससे संबंधित यहाँ पर आपको मुख्य तथ्य देखने को मिलेंगे। सबसे पहले उच्च न्यायालय का जो उल्लेख मिलता है यह अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक मिलता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? तो इनकी सेवानिवृत्त आयु होती है 62 वर्ष। कितनी होती है? 62 वर्ष। और उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 215 में कहा गया है। और रिट जारी करने की शक्ति जो होती है वह अनुच्छेद 226 के तहत होती है। वो अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण क्या होता है? तो 227 के तहत शक्ति दी जाती है। और न्यायाधीशों का न्यायाधीश करना होता है तो वह अनुच्छेद 222 के तहत किया जाता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 231 में दिया गया है, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय भी हो सकता है, वह 231 अनुच्छेद में दिया गया है। इसके बाद वन लाइनर रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वन लाइनर रिवीजन क्वेश्चन है उच्च न्यायालय जो होता है राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। जिस प्रकार जो सर्वोच्च न्यायालय होता है यह संपूर्ण भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है, उसी प्रकार जो उच्च न्यायालय होता है यह राज्य स्तर के लिए सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 214 से लेकर 231 में मिलता है।
न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसकी सेवानिवृत्त आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, यानी कि अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है कौन? उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है, यानी कि उसके अधीन जो भी न्यायालय आते हैं उन पर नियंत्रण रखता है और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी रखता है। इसके अलावा अनुच्छेद 231 साझा उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जो भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 214, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है? तो उच्च न्यायालय को जो अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है यानी अनुच्छेद 215 के तहत घोषित किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? सेवानिवृत्त आयु का मतलब होता है कि रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? तो वो होती है 62 वर्ष, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम कितने वर्ष का अनुभव आवश्यक है? तो न्यूनतम आपको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इनके जो स्थानांतरण का प्रावधान दिया गया है यह अनुच्छेद 222 में दिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो इनकी जो नियुक्ति होती है वह अनुच्छेद 223 के अंतर्गत होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती है? तो ये दी जाती है अनुच्छेद 226, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति जो दी गई है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो यह जो दी गई है 227, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जो यह प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 231 में दिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो जो जनहित याचिका होती है यह जारी नहीं की जाती है। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा जारी नहीं की जा सकती है। यह रिट जो होती है यह किसके द्वारा की जाती है? तो यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय की रिट शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक क्यों मानी जाती है। तो अधिक व्यापक इसीलिए मानी जाती है क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वह केवल और केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करता है, लेकिन जो हमारा उच्च न्यायालय होता है यह मौलिक अधिकार एवं कानूनी अधिकार दोनों की संरक्षण के लिए रिट जारी करता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है। तो इनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो उच्च न्यायालय का उल्लेख जो है ये संविधान के भाग 6 में है। किसमें? संविधान के भाग 6 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 229। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इनका जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 230 में मिलता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न में से किसके परामर्श लिया जाता है। यानी कि जब राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो वह किसका परामर्श लेता है। तो वह किसका परामर्श लेता है? तो वह लेता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ओ भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लेता है, राज्यपाल की भी सलाह लेता है और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लेता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आज का आखिरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार नहीं है। तो उनका जो क्षेत्र अधिकार नहीं है वो है संविधान संशोधन क्षेत्र अधिकार, यानी कि जो संवैधानिक संशोधन होते हैं वह उच्च न्यायालय नहीं कर सकते हैं, केवल कानूनों की जांच कर सकते हैं कि यह कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है उच्च न्यायालय, उससे संबंधित जो भी कंप्लीट नोट्स हैं और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।